हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम आज लेके आए हैं संपूर्ण विश्व भूगोल, जो कि इसमें टॉप 260 प्रश्न हम लोग देखेंगे पूरे। और यह जो है प्रश्न सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कि यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और यह बार बार आने वाला प्रश्न, आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह जो कि आज 1 घंटे की क्लास हो सकती है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह संपूर्ण विश्व भूगोल के। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? तो यह याद रखिएगा 360 देशांतरों में बटी है। हमारी आकाशगंगा की आकृति प्रकार किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा स्पाइरल, या याद रखिएगा स्पाइरल इसकी आकृति है। आगे चलते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यह याद रखिएगा, यह विनस जो है, शुक्र ग्रह, जो यह पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में प्रकाश और उष्मा का एक ही स्रोत है, क्या? सूर्य। ठीक ना। आगे चलते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में याद रखिएगा कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है। आगे चलते हैं। हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो यह याद रखिए फिनलैंड को जाना जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है, तो यह म्यांमार को जाना जाता है। आगे चलते हैं। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, तो यह अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में विभाजित है? तो याद रखिएगा 3 परतों में। एक है भूपर्पटी, एक है मेंटल और एक है क्रोड। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे, इसमें प्रश्न है इससे संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ये याद रखिएगा 100 किलोमीटर तक की गहराई तक है। पृथ्वी के ऊपरी भागों को क्या कहा जाता है? तो उसे भूमि प्रॉपर्टी या क्रस्ट कहा जाता है। यह बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? जिसे छोटा नागपुर को पठार कहा जाता है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? तो गोटा इसका नाम है। आगे चलते हैं। भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ? तो याद रखिएगा सबसे ऊपरी जो परत होती है वह सिलिका और एल्युमिनियम से, इसका नाम सियाल, इसको सियाल कहा जाता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा, भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। मेंटल का निर्माण किससे होता है? यह जो कि सेकंड परत है, तो इसका निर्माण होता है सिलिका एवं मैग्नीशियम, जिसे सीमा हम कहते हैं। ठीक ना, यह बात याद रखिएगा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है, तो वह क्रोड कहलाता है। यह बातें याद रखिएगा, इसे नीफे कहा जाता है। जो निचला भाग होता है, यह याद रखिएगा, यह इस तरह, यह पृथ्वी है, इसका 3 भागों में यह बटी है। तो यह जो निचला भाग होता है इसे क्रोड कहा जाता है, इसे नीफे कहा जाता है। इसमें निखिल और फेरस होती है। यह बातें आप याद रखिएगा। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का जो नाम है पुराना नाम, इसको याद रखिएगा। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो यह मन्नार की खाड़ी व पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच मध्य के बीच घनत्व संबंधी विभिन्नता क्या कहलाती है? तो वह कोनराड असमर्थता कहलाती है। यह बात आप याद रखिएगा। जो ऊपरी जो क्रस्ट है, याद रखिएगा, जो क्रस्ट है इसमें आप लोग याद रखिएगा, जैसे ये क्रस्ट है, इसमें 3 भाग हैं। तो ऊपरी और निचली जो ए वाली और इसके बीच का घनत्व जो कहलाता है वह कोनराड असंबद्धता कहलाता है। आगे चलते हैं। क्रस्ट एवं मेटल को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है। तो क्रस्ट, अब देखिएगा ये पृथ्वी है, इसमें 3 भाग हैं, ठीक ना। तो ऊपरी क्रस्ट के जो ऊपरी भाग है और मेटल के नीचे जो मेटल है ये बीच वाला, इसका जो सीमा क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। मेटल और कोर को अलग करने वाला सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग इसको कहते हैं। मेटल और कोर को अलग करने वाला क्षेत्र जो कहलाता है वह गुटेनबर्ग कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे यह भूपर्पटी क्रस्ट हुआ, बीच में मेटल और नीचे क्रोड है। तो इसको अगर इसको जो अलग करते हैं, मेटल और जो क्रोड को अलग करती है, उसको हम क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं। आगे चलते हैं।
सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो देखिए ग्रहों का क्रम जो है पहले बुध होगा, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यह है इसको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार, इसको आप याद रखिएगा। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? तो याद रखिएगा सबसे निकटतम बुध और दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो याद रखिए 8.3 मिनट लगता है। आगे चलते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने यहाँ पे कितने मिनट लगता है? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है, 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो यह आपको बताना है 1 मिनट। तो इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है, कहीं पे आपको देखे कहीं पे आपको मिलेगा 8.20 सेकेंड या 2 सेकंड ऐसे मिलेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे भी कहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए यह गलत क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। यह गलत क्वेश्चन है, यहाँ पे 8.2 होगा, इसको मिनट में देखिए 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। आगे चलते हैं। ऊपरी कोर एवं निचली कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है, तो वह लेहमैन असमर्थता इसको कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है उसको हम मैग्मा कहते हैं। आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वह वरुण ग्रह है, जो नेपच्यून सबसे दूर पे यह ग्रह है, इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेंटिंग की विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी की संपूर्ण वायुपरत कौन सी है? तो स्थल मंडल है वायुपरत। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल कितना है? तो याद रखिएगा 2.5% इस बस स्वच्छ शुद्ध जल है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो स्थल मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, उसी की ऊंचाई आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा यह 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो यह सबसे अधिकतम ऊंचाई है, ये भी बात याद रखिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो यह याद रखिएगा, इसको ग्रह कहते हैं। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कितनी है? तो यह याद रखिएगा 11,200 मीटर, जो कि मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में इसकी गहराई है। आगे चलते हैं। चट्टानों के प्रमुख प्रकार हैं, तो चट्टान के अगर प्रमुख प्रकार पूछा जाए तो एक है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, और जिसे रूपांतरित भी कहा जाता है, तो यह बात है आप याद रखिएगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा, सूर्य के, यहाँ पे याद रखिए टाइपिंग मिस्टेक है। सूर्य के एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो याद रखिएगा बृहस्पति सबसे अधिकतम समय लेता है, यह बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो वह हीलियम पाया जाता है, ठीक ना। तो ये इसको आप याद रखिएगा। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है किससे? तो यह लाल बलुआ पत्थर से, यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर होगा, लाल बलुआ पत्थर से बना है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों से, तो यह बातें याद रखिएगा। कायांतरित शैलों के उदाहरण है, तो यह याद रखिएगा स्लेट, संगमरमर, शिस्ट और क्वार्टजाइट नीस, यह जो है कायांतरित शैलों के उदाहरण है। आगे चलते हैं। हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है, जिससे कहा जाता है अलास्का जो है यूएस के कटमई पर्वत को है कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? यह ज्वालामुखी को कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तो यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई। सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? तो मणिपुर, इसको याद रखिएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, आप इसको याद है, सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं, एक याद रखिएगा स्ट्रोम्बोली तथा एटना, स्ट्रोम्बोली तथा एटना, यह इटली में है, यह बातें याद रखिएगा। कोटोपैक्सी यह कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है। मौना लोआ जो हवाई द्वीप समूह अमेरिका में है, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसको आप याद रखिएगा स्ट्रोम्बोली और एटना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को, जो कि इटली में, इसको याद रखिएगा। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है।
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो यह कोटोपैक्सी, इक्वाडोर जो है यह दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, इसको आप याद रखें, सबसे यहाँ पे पूछा है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, और विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह अमेरिका के हवाई द्वीप में है, किलायू, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है तो वह कोयला और जिप्सम की। सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय में है तो यह ट्रांस हिमालय में है, इसको आप याद रखिएगा। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है तो यह याद रखिएगा कि 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की भी लंबाई 2900 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है तो सिस्मोलॉजी इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वह कहलाता है तो उसे कहा जाता है अधिक केंद्र कहा जाता है। रिंग्स ऑफ फायर किसे कहा जाता है तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, इसको आप याद रखिएगा। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है तो सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में है, इसको याद रखिएगा। सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ पे है तो यह महाराष्ट्र में है, सह्याद्री पर्वतमाला। आगे चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है तो सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। भूकंपीय तरंगे होती हैं तो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, एक पी तरंगे होती हैं, एक एस तरंगे, एक यल तरंगे, यह 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है तो इसका आवर्तकाल होता है 76 वर्ष होता है। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है, वह कौन सी तरंग तो पी तरंग जो है यह ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कौन सी होती है तो याद रखिएगा यल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है तो यह याद रखिएगा अरावली पर्वत है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है तो यह सियरा नेवादा जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग क्या कहलाता है तो उसको हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है तो जॉर्डन नदी की घाटी है जो जाम्बेजी नदी तक है, इसको आप याद रखिएगा। यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदियों द्वारा लंबवत अपरदन से हिमानी क्षेत्र में होता है, यह आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय है, जो कि इसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। संसार का छत कहलाता है तो यह पामीर का पठार कहलाता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है तो यह टेथिस से हुई है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे लंबी नहर कौन सी है तो इंदिरा गांधी नहर है। आगे चलते हैं। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला, यह आपको बताना है। इसको पूछा है कि सबसे जो कुकिंग के लिए सबसे बढ़िया कुकिंग यहाँ पे होगा, कुकिंग कोयला जो होता है, कुकिंग कोयला जो है यह याद रखिएगा प्राप्त किया जाता है तो वह झरिया से प्राप्त किया जाता है, जो कि यह झारखंड में, ठीक ना, झारखंड में है, इसको आप याद रखें। सबसे अच्छा कोयला जो पाया जाता है यह यहाँ पे झरिया में पाया जाता है भारत में। सबसे बड़ी कृत्रिम झील वह इंदिरा सागर झील है, इंदिरा सागर झील। आगे चलते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है तो यह बोत्सवाना अफ्रीका में है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है तो यह चीन में है, तकला मकान मरुस्थल। आगे चलते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्कटिक महासागर जो है यह सबसे छोटा महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक ना, प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर तो वह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के बाद दूसरा अटलांटिक महासागर है सबसे बड़ा। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो यह सबसे बड़ा जो ग्रह है तो वह बृहस्पति ग्रह है। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है दोनों, इसको याद रखिएगा। सारगैसो सागर स्थित है तो यह कहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो उसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है तो वह सारगैसो सागर को जाना जाता है, महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। हाइड्रोफाइट्स क्या है तो यह जलीय पौधा हाइड्रोफाइट्स। आगे चलते हैं।
हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण है? तो यह आप याद रखिएगा, समताप मंडल जो है यह हवाई जहाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो यह 35% होती है, 35%। आगे चलते हैं। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान किसका होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। सोडियम क्लोराइड के वजह से ही जो सागरीय जल है वह लवणता उसकी ज़्यादा हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो यह गर्म जो महासागरीय जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। आगे चलते हैं। अगुल हास धारा चलती है, तो अगुल हास जो धारा है वह हिंद महासागर में चलती है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? तो इसको 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं। दो ज्वारों के बीच समयांतर होता है, तो वह 12 घंटा 26 मिनट का समय अंतर होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल कितना होता है? तो वह 6 घंटा 13 मिनट। आगे चलते हैं। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है वह 23 दिसंबर को होता है। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड जो है वह कैसी धारा है? तो यह ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर और फॉकलैंड ठंडी जलधारा है। सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ पे? तो फंडी की खाड़ी में। कहाँ पे? फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल को बांटा गया है, तो यह 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वह सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। और सबसे बाहरी जो परत है वो बहिर्मंडल होती है। सबसे बाहरी जो परत होती है बहिर्मंडल। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पे होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। आगे चलते हैं। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो यह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। रेडियो संचार संबंध किस मंडल से है? तो रेडियो संचार जो है यह किस मंडल में इसका रेडियो संचार होता है? जो सैटेलाइट यूज की जाती है तो वह आयर मंडल से संबंधित है। बहिर्मंडल में कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम इसमें गैस होती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितने होती है? तो इसको आप याद रखिए, 0 से 4% की होती है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो वह एंथ्रोसाइड कोयला जो होता है सबसे अच्छे किस्म का होता है। और सबसे कम किस्म का जो होता है वो इसको आप बताइएगा कमेंट में। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो आर्द्रता इसको कहलाती है। आगे चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको हाइग्रोमीटर के यंत्र से नापा जाता है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्र में सदाबहार जो वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस जो है वह आर्गन जो है 0.93% है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किया जाता है। आगे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो वह याद है किलाऊ है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। अगर आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अगर समूह द्वीप पूछा जाएगा तो वह इक्वाडोर है। इसको आप याद इंडोनेशिया, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आ सकता है। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वह न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया में, न्यू गिनी यह सबसे बड़ा द्वीप है जो दूसरा। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया। यह प्रश्न अभी हम बताएं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए तो इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह माजुली नदी है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो उमानंद, जो कि गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है, गुवाहाटी में और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। यह उमानंद सबसे छोटा नदी द्वीप है। आगे चलते हैं। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कैसा है? वह कौन होता है? तो याद रखिएगा, वह पक्षाभ मेघ होता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बड़ा द्वीप? तो मध्य अंडमान है, या आप इसको याद रखिएगा। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो इसको आयन मंडल में उपस्थित स्थिर होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप होता है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो यह सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
एशिया में क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये याद रखिएगा मालदीव। एशिया में सबसे छोटा देश जो है यह क्षेत्रफल के हिसाब से मालदीव है। आगे चलते हैं। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से जाना जाता है तो वह बेलारूस को जाना जाता है। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। आगे चलते हैं। शीत जलधारा का उदाहरण है तो वह याद रखिए लेब्राडोर जो धारा है यह शीत जलधारा का उदाहरण है। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो वह हिमालय का हिस्सा है। आगे चलते हैं। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है तो पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है वह दक्षिणी अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका को कहते हैं। आगे चलते हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो दोनों ओर होगा यहाँ पे, दोनों ओर पाई जाती है तो इसको आप याद रखें, दोनों ओर पाई जाती है तो वह भूमध्य रेखा है, ठीक ना, भूमध्य रेखा ऑप्शन यहाँ पे भूमध्य रेखा होगा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा गुजरती है तो वह अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों यहाँ से गुजरती हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर जो यूरेशिया जो कि एशिया और यूरोप में है खारे पानी की झील है तो इसको आप याद रखिएगा। यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया मिलाकर इसको यूरेशिया कहा जाता है तो यह दोनों महाद्वीपों में है तो यह खारे पानी की झील है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे ताजा पानी की झील कौन सी है? तो वह सुपीरियर झील है जो कि कनाडा और अमेरिका के मध्य में है। आगे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक गहरी और प्राचीनतम झील कौन सी है? तो वह बैकाल झील है, रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील तो वह टिटिकाका है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सबसे ऊंची नौकायन झील है। आगे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वह वान झील है जो कि यह कहाँ पे? तुर्की में है, यह आप याद रखिए तुर्की में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो साल्टो एंजल जो कि 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। आगे चलते हैं। स्टेनली जलप्रपात है तो कांगो नदी पर है तो यह याद है स्टेनली जो जलप्रपात है कांगो नदी पे है। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है तो किसको अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका से। यह अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती भी है तो यह भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है तो वह बेरिंग जल डमरू मध्य, इसको आप याद रखिएगा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है और यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती भी है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि तो वह डेविस है जो कि ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप जो कनाडा से है तो उसको सबसे यह चौड़ी जल संधि है। आगे चलते हैं। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है तो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है तो बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ता है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है वह किल नहर है जो कि जर्मनी में है। आगे चलते हैं। पनामा नहर जोड़ते हैं तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो वह अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे वर्षा कहा जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल होते हैं तो वह पक्षाभ मेघ होते हैं। आगे चलते हैं। इसे मोतियों के माला के नाम से जाना जाता है, मोतियों के माला के भी नाम से जाना जाता है पक्षाभ मेघ को। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है? तो रेन गेज वर्षा मापने का यंत्र होता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है तो यह नेफोस्कोप कहलाता है, नेफोस्कोप। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप है। आगे चलते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? तो विषुवतीय जो प्रदेश हैं उस वहाँ पे कैसी वर्षा होती है? तो वह संभवनीय वर्षा यहाँ पे होती है।
अयनवर्ती क्षेत्रों जो कि कर्क और मकर रेखा के मध्य में उत्पन्न चक्रवात का क्या कहलाता है, तो वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया में बिली कहा जाता है, और चीन में उसी को टाइफून कहा जाता है, अमेरिका में उसे हरिकेन कहा जाता है, और भारत में उसे चक्रवात कहा जाता है। तो यह बातें आप याद रखिएगा, अमेरिका में हरिकेन और चीन में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में बिली से कहा जाता है, और भारत में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। पवन चलती है, तो पवन जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब यहाँ पे होगा वायु दाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप में चलती है। पछुआ पवन चलती है, तो पछुआ जो पवन चलती है वह 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। आगे चलते हैं। व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो व्यापारिक पवनें जो है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र है जो कि 30 डिग्री से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर चलती है। यह आपको याद है, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच यह चलती है, इसको आप याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वह सहारा मरुस्थल है। आगे चलते हैं। मिस्ट्रल स्थानीय पवन कौन है, तो मिस्ट्रल स्थानीय पवन जो है स्पेन एवं फ्रांस है, ठीक ना। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है, तो उससे हम कहते हैं डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो शंकु जो धारी वन पाए जाते हैं वो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है, तो उसे लोयस मैदान कहते हैं। जो मिट्टी लाई गई जो होती है हवा से उड़कर आती है, और उस बालू जो होते हैं कण होते हैं उसमें उसे कहा जाता है लोयस मैदान कहा जाता है। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है, तो ये याद रखेगा, उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय भाग कहते हैं। वहीं बात की जाए 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर वहीं से फिर बात की जाए तो 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है। संगमरमर क्या है, तो संगमरमर जो है यह कायांतरित चट्टान है, आप इसको याद रखिएगा। एशिया यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टेपीज उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह एशिया और यूरोप में जो फैले घास के मैदान है शीतोष्ण घास के मैदान उसको स्टेपीज कहा जाता है। वहीं पे अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, उसको वेल्ड कहा जाता है। आगे चलते हैं। अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना, तो उसे पंपास कहा जाता है। सैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। यह भारत से प्रश्न है, तो यह भारत से याद रखिएगा, भारत से संबंधित यह प्रश्न है। आगे चलते हैं। अफ्रीका की उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, तो उसको याद रखिएगा, उससे सवाना। अफ्रीका के जो उष्ण घास के मैदान है उसको सवाना कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो पंपास को कहा जाता है। पंपास जो घास है उसको हृदय कहा जाता है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में उसे डाउन्स कहा जाता है। वहीं पे बात की जाए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है उसको कैंपास और पंपोज कहा जाता है। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग किन दो मार्गों को जोड़ता है, तो इसको याद रखिएगा, आगरा और मुंबई को जोड़ता है। सेल्वास घास के मैदान पाया जाता है, तो यह अमेजन नदी घाटी जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आगे चलते हैं। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, तो उसको कहा जाता है लानोस कहा जाता है, उसे लानोस। कोयला का निर्माण होता है तो अवसादी चट्टानों से होता है। आगे चलते हैं। कोयला के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, तो इसको अंथ्रासाइड और बिटुमिनस लिंगनाइट तथा पीट, यह 4 प्रकार के कोयला हैं। तो सबसे अच्छा जो एंथ्रासाइड कोयला होता है, सबसे खराब कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है, तो लिंगनाइट को भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं।
नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नील नदी का उद्गम जो है वह विक्टोरिया झील से, यहाँ पे झील होगा, विक्टोरिया झील से हुआ है, जेल नहीं होगा, विक्टोरिया झील से हुआ है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है तो वह चीड़ प्रजाति है। आगे चलते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह काहिरा है। सबसे बड़ा शहर जो काहिरा है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह अमेजन नदी है। आगे चलते हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो वह पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी तो वह महाबली गंगा है। आगे चलते हैं। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? तो पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। यह यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो वेम्बनाड झील याद रखिएगा ये केरल, भारत के केरल राज्य में है। एशिया की सबसे लंबी नदी तो यह यांगटीसी नदी है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो वह सीन नदी के तट पर बसा है, सीन नदी के तट पर। यह श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है तो यह एलिफेंटा पास करता है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो वह राइन नदी है जो कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो इसको अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। आगे चलते हैं। मकर रेखा को दो बार काटती है तो दो बार काटती है, यहाँ पे काटती होगा। मकर रेखा को दो बार काटती है तो दक्षिण अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को दो बार काटती है। वही बात की जाए विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी तो वह अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी, इसे कहा जाता है कांगो या जायरे नदी कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को काटने वाली नदी लिम्पोपो। और वहीं पर पूछा जाए कर्क रेखा को दो बार काटती है तो वह माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है तो विश्व जो वन्यजीव दिवस है 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व वन, यहाँ पे देखिएगा वन्य जीव है, यहाँ पे वन्य जीव दिवस और यहाँ पे विश्व वन दिवस जो कि विश्व वन दिवस मनाया जाता है तो 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व का फलो उद्यान किसको कहा जाता है? तो वह भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो यह मिसिसिपी मिसौरी नदी जो तंत्र है सबसे बड़ा अमेरिका का नदी तंत्र है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। आगे चलते हैं। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं तो पेंगुइन पक्षी जो है यह आर्कटिक महासागर में आर्कटिक पे पाए जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, जहाँ पे बर्फ ज़्यादा होता है यहाँ पे पेंगुइन पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो वह मासिन राम सबसे ज़्यादा वर्षा वाला यह स्थान है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यह याद रहेगा नाइट्रोजन जो कि 78%, ठीक ना। एमू और कोका वर्ग पक्षी कहाँ होते हैं? तो यह न्यूजीलैंड में होते हैं। एमू और कोका वर्ग पक्षी जो न्यूजीलैंड में होते हैं। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो उसे जाना जाता है मेसोपॉज कहा जाता है। मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? तो यह फेल्लाह कहा जाता है, इसे फेल्लाह, ठीक ना। आगे चलते हैं। विश्व में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया जाता है तो वह कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो यह ओजोन मंडल है, इसको आप याद रखिएगा। मायोरी जो मूल निवासी किस देश के हैं? तो इसको आप याद रखिएगा। मयूरी जो है यह न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। रेड इंडियन मूल निवासी किस देश के हैं? तो यह उत्तरी अमेरिका यह निवासी है। यह एक निवासी जो जनजाति है, इसको याद है, जनजाति या जाति है, उसको याद रखिएगा। यह मूल निवासी होते हैं यहाँ के। आगे चलते हैं। खिरगिज मूल निवासी कहाँ के हैं? तो खिरगिज जो है यह मध्य एशिया के निवासी हैं। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वह कनाडा है। सबसे बड़ा निर्यातक जो देश है वह कनाडा है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो है इंडोनेशिया है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन
केंद्रों में काम करने वाले मजदूर को क्या कहा जाता है? तो वह जेकारू इसे कहा जाता है, जेकारू। आगे चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। वायुमंडल मुख्यतः किससे बना होता है? तो यह ओजोन और नाइट्रोजन से बना होता है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है तो वह इंग्लिश चैनल अलग करता है। कौन? इंग्लिश चैनल अलग करता है। आगे चलते हैं। विश्व के मरुस्थल देश की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा 45 विश्व के मरुस्थल देशों की संख्या है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वह पश्चिम घाट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? भू अवस्थित देश का मतलब कि जो देश जो है वह अब चारों दोनों तरफ या पूरे वह मरुस्थल से घिरे हुए हैं, ठीक ना। जैसे मतलब दोनों तरफ या चारों तरफ वह सिर्फ स्थल से घिरे हो, न वहाँ पे समुद्र कोई ना हो, तो वह है कजाकिस्तान। या आपको याद है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है यह कजाकिस्तान है। आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो यह 11% भाग कृषि योग्य है। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है तो वह कौन है? तो ब्राजील। सबसे बड़े और घने जो वन है वह ब्राजील है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है तो वह कनाडा की, सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। आगे चलते हैं। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो इसको याद है एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो यह 17% जो है भारत में निवास करती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर है। आगे चलते हैं। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसको याद रहेगा, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह राकापोसी है, ठीक ना, राकापोसी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। आगे चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो ये याद रखिएगा 36 द्वीप जो है कि लक्षद्वीप में है। रेनडियर जंतु जो है, रेनडियर जो जंतु हैं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित, जहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश जो है वहाँ पे रेनडियर यह जंतु पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ की बात की जाए तो रेड क्लिफ जो रेखा वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, इसको भी आप याद रखेगा। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मैरीकल्चर में समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। माकासार जल संधि किन को अलग करती है? तो वह जावा एवं सारावाक को अलग करती है। आगे चलते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो वह किस पे पड़ती है? तो मकर रेखा पर पड़ती है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्षुद्र। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्षुद्र कहा जाता है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो यह 6378 किलोमीटर है भूमध्य सागर की लंबाई। आगे चलते हैं। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड कौन सी भूसंधि अलग करती है? तो वह टेथिस जो है वह अलग करती है। भूमध्य सागर क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? तो वह शीत ऋतु में होती है भारी वर्षा। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की कितनी दूरी है? तो याद रखिएगा वह दक्षिणी छोर की दूरी है जो 876। जिसे आप याद रखिएगा यह भूमध्य रेखा है और भारत यहाँ कहाँ पे? यहाँ पे भारत है, तो ये इसके बीच की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है, इसको आप याद रखिएगा। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आगे चलते हैं। भूपर्पटी समुद्री सतह में कितने किलोमीटर तक होती है? तो इसको याद रखिएगा जो 5 किलोमीटर तक होती है। जो भूमि पर्पटी है वो समुद्र तक 5 किलोमीटर तक होती है।
भूप्रपट्टी महाद्वीप में कितने किलोमीटर तक होती है? तो यह 35 किलोमीटर तक होती है महाद्वीपों में। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय का निर्धारण कितने डिग्री देशांतर से होता है? तो उसको होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। भारतीय मानक एवं ग्रीनविच मानक समय में अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। आगे चलते हैं। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो यह इसको याद है 2 प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति, यहाँ पे एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमा, यहाँ पे होगा परिक्रमण गति और एक होती है घूर्णन गति, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। पृथ्वी की 3 संवेदनीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? जिसको याद रहेगा, जो पृथ्वी की तीसरी संकेंद्रीय परतों में ऊपर से पूछा है तो उसका नाम है सीमा, जिसे हम लोग मेंटल के नाम से जाना जाता है। तो सीमा में क्या होता है? सीमा में यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। तो यह टोटल हम लोग 260 प्रश्न देखे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही प्रश्न हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।